नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने जो यहाँ पर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 है, इसके बारे में बात कर लिया था। अब चलते हैं आगे, वैदेशिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट है। प्रेषण का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब जो किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो बाहर रहते हैं, वहाँ पर पैसे कमा करके अपने लोगों को भेजते हैं अपने देश में, वही कहलाता है रेमिटेंस। चूँकि कोविड वगैरह था, इस वजह से रेमिटेंस में हालांकि कुछ कमी आई होगी, लेकिन फिर से यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, ये रिपोर्ट 11 मई 2022 की है और कौन जारी करता है? इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया कि जो ग्लोबल पूरा रेमिटेंस फ्लो है वो कितना है? 630 बिलियन डॉलर का है और इसमें 4.2% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब यहाँ समझना है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया पा रहा है। इंडिया को 2021 में 89.4 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त होने का अनुमान है। कितना? 89.4 बिलियन डॉलर। सेकेंड नंबर पे कौन है? मैक्सिको है। थर्ड नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे फिलीपींस, फिफ्थ नंबर पे मिस्र। तो ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड नंबर पे मैक्सिको और थर्ड नंबर पे चाइना। तीन देश तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत 2021 दिसंबर, जब पूरा साल ख़त्म हो रहा है, तो इस समय तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो भारत का जो विदेशी ऋण है वो 614.9 बिलियन डॉलर का है। कितना? 614.9 बिलियन डॉलर का है। और ये हमारी अगर जीडीपी की हिसाब से देखें तो ये कितना बनता है? लगभग 20% हमारी जीडीपी का बनता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है बाह्य ऋण में वाणिज्यिक उधार का, कॉमर्शियल बोरोइंग का। मतलब सरकारें जो बाहर से ऋण लेती हैं कॉमर्शियल, वो इसका हिस्सा 36.8% है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे एनआरआईज हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, सरकार इनसे भी उधार लेती है, तो इनकी भी जमाएँ हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, 23.1%। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कॉमर्शियल बारोइंग्स, फिर हमारे जो एनआरआईज हैं उनकी जमाएँ, क्योंकि ये भी तो एक टाइम के बाद अपना पैसा वापस लेंगे ना। ठीक है, और अगर रुपए की मतलब पैसे के हिसाब से देखेंगे करेंसी में, तो करेंसी में सबसे ज़्यादा हमने डॉलर में ऋण ले रखे हैं और उसके बाद इंडियन रुपीज़ में। ठीक है, 32% जो है वो इंडियन रुपीज़ में है और जबकि 52% किस में है? डॉलर में है। क्लियर? नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से कोई भी सरकार या कंपनी दूसरे लोगों से, संस्थाओं से ऋण प्राप्त करती है। ठीक है, और उसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद उस जो बॉन्ड धारक है उसे इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें उसमें लिखी होती हैं। तो भारत का पहला यूरो क्यों नाम इसमें लगा है? क्योंकि ये यूरो करेंसी में जारी किया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन क्यों लगा है? तो ग्रीन का मतलब है कि इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा उसे किस में खर्च किया जाएगा? ग्रीन इनिशिएटिव में खर्च किया जाएगा। चाहे वो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में खर्च किया जाए, तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसको। किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7 साल का ये यूरो बॉन्ड है और ध्यान रखना है अब तक का ये पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है भारत की ओर से जारी होने वाला। भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का यह पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। क्लियर है? यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, गाजियाबाद नगर निगम और लखनऊ नगर निगम के बारे में। ध्यान रखना, लखनऊ नगर निगम जो है वो उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है लखनऊ, जिसका जो बॉन्ड है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था। इसके बाद जो गाजियाबाद नगर निगम है उसने भी बॉन्ड जारी किया था जो कि बीएसई में लिस्ट हुआ था। लेकिन ध्यान रखना, ये अगर केवल नगर निगम के हिसाब से देखेंगे तो गाजियाबाद नगर निगम दूसरा हो गया। लेकिन अगर आप ग्रीन जो म्युनिसिपल बॉन्ड है उसकी बात करेंगे तो गाजियाबाद जो है वो फर्स्ट नगर निगम होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि जो लखनऊ का बॉन्ड था वो ग्रीन नहीं था। क्लियर हो गया ना? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहला जो बॉन्ड उत्तर प्रदेश का किस नगर निगम का है जो बीएसई में लिस्ट हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। दूसरा पूछेगा तो गाजियाबाद हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला हरित नगर निगम बॉन्ड किसने जारी किया, जिसका बॉन्ड बीएसई में लिस्ट हुआ है, तो वो है गाजियाबाद नगर निगम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, हमने बात किया था, वर्चुअल करेंसी है और इसको अल सल्वाडोर एक देश है, इसने इसे लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया है।
अल सल्वाडोर कहाँ पर है तो आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका में ध्यान रखना ये मेक्सिको नहीं आता, बाकी उसके नीचे मेक्सिको के ऊपर आप यूएसए देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर बेलीज है, बेलीज की राजधानी कहाँ पर है, बेल्मोपैन। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास की टेगुसिगल्पा, अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर, यही है वो अल सल्वाडोर। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन के तट पर आपको इधर देखने को मिलेगा। इधर आपको कैरिबियन सी है, अटलांटिक ओशियन मिलेगा। यहाँ निकारागुआ, निकारागुआ की कैपिटल मानागुआ। इसके बाद आता है कोस्टारिका, कोस्टारिका की कैपिटल सैन जोस। पनामा, पनामा की कैपिटल पनामा सिटी, और यहीं पर आपको पनामा कैनॉल मिलेगी। ठीक है, पनामा कैनॉल, और यहाँ पर कोलन बंदरगाह मिलेगा ऊपर, जो कैरिबियन सी के तट पर कोलन बंदरगाह, और यहाँ पर पनामा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पनामा कैनॉल हो गई। और यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा यूएसए वगैरह, और यहाँ जो पनामा जो देश है वो किससे जुड़ता है, कोलंबिया से जुड़ता है, साउथ अमेरिका के। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर। ये इसमें थोड़ी सी जो फैक्ट है वो हम निकाल के देख लेंगे। ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर, ये जो रिपोर्ट है वो सोलर पावर से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो चाइना है, यहाँ देखिए जो चीन है उसने 2021 में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी क्षमता की स्थापना किया है। कितना, 54.9 गीगावाट। सबसे ज़्यादा चीन ने सोलर पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए हैं, और भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आता है और अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है। बस इस पूरे रिपोर्ट में इतनी ही खास बात है, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं उलझाना है। इस किताब में है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना है पढ़ते वक्त कि वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको इसमें ऐसी भी मिलेंगी जो आज तक नहीं पूछा गया और ना ही आगे पूछे जाने की कोई संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में। तो इसमें इस पूरी रिपोर्ट में कुछ और नहीं बताया जाता। इस पूरी रिपोर्ट में यही बताया जाएगा कि जो एशिया है, विभिन्न देश हैं एशिया के, उनकी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। जैसे चाइना है, दक्षिण एशिया है, इंडिया है, तो भैया इन सब रिपोर्ट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि वहाँ पर ऐसे भी लिख के आ जाएगा देवनागरी लिपि में कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस कौन जारी करता है। तो यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा वैश्विक आर्थिक संभावना। कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जारी करता है। ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब कि साल में 2 बार इसको जारी किया जाता है। यहाँ पर भी क्या बताया जाएगा, यहाँ पर भी वही बात बताई जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी। अभी अभी रिपोर्ट आई है, 2021-22 का डेटा आ चुका है। 2021-22 में जो हमारी ग्रोथ रेट रही है वो 8.7% रही है। कितनी, 8.7%। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा अनुमान लगाया था इसमें वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि 2022 का जो डेटा है वो यहाँ पर 8.7% दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और 2019-20 का तो आपको पता ही होगा, 2019 में 4% और 20-21 में तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई। 20 में -7.3%, क्योंकि कोविड, लॉकडाउन, ये सब की वजह से हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट बिल्कुल काम का नहीं है, कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट बात यही नहीं है, छोड़ दीजिए। विश्व आर्थिक आउटलुक अप्रैल 2022 में ये रिपोर्ट जारी की गई। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, IMF के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो दोनों रिपोर्ट में ज़रा ध्यान रखना, इधर वाली जो रिपोर्ट है उसका नाम क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। और यहाँ पर जो रिपोर्ट है IMF के द्वारा उसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इसका टाइटल क्या है इस बार की, वी वॉर सेट्स बैक द ग्लोबल रिकवरी, क्योंकि ग्लोबल मतलब दुनिया जो है वो कोविड से रिकवर हो ही रही थी कि इधर रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इसका आप टाइटल देखेंगे तो लगभग वैसे ही है कि वार ने क्या किया, सेट बैक द ग्लोबल रिकवरी, उसको नुकसान पहुंचाया है। नेक्स्ट है भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियाँ। इसमें क्या बताया जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी वैल्यूएशन कितनी है, क्योंकि वो एक ब्रांड होते हैं ना, अपने आप में एक ब्रांड बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए विराट कोहली, विराट कोहली अब नाम नहीं है, वो एक ब्रांड है, और इस ब्रांड की वैल्यूएशन जब की जाती है तो ध्यान रखना भारत में सबसे लगातार ये 5वीं बार शीर्ष पर बरकरार हैं। कितना, $185.7 मिलियन।
ठीक है। 185.7 मिलियन डॉलर है विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू। सेकंड नंबर पे आते हैं रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पे अक्षय कुमार, फोर्थ नंबर पे आती है आलिया भट्ट। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। बस आपको यहाँ पर भी कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को ये ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं है। यहाँ पर देखिए IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट के बारे में है। तो जब भी इंडिया में रिच लिस्ट की बात होगी, कोई भी रिपोर्ट आएगी अभी तक की, उसमें मुकेश अंबानी तो टॉप पर रहेंगे और सेकंड नंबर पे कौन आएगा? अडानी आएंगे। हालांकि अभी अडानी टॉप पर आ चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना किस रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जाता है ये आपको पेपर में क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है उसमें मुकेश अंबानी को टॉप पर दिखाया गया फर्स्ट नंबर पे, अडानी सेकंड नंबर पे ही हैं। तो अभी कुछ समय बाद जब रिपोर्ट आएगी तब की बात अलग होगी, ठीक है, जब जिसमें अडानी को टॉप पर दिखाया जाएगा। तो अभी आपको मुकेश अंबानी ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सूचकांक के बारे में, अरबपतियों की फोर्ब्स सूची। अब ध्यान रखना, एक जो सूची है वो फोर्ब्स जारी करती है और दूसरी जारी करती है हुरून। तो एक फोर्ब्स हो गई और दूसरी हो गई हुरून। तो ये भी आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि फोर्ब्स का है या हुरून का। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये अच्छी बात है। देखिए जैसे कि इसमें अरबपतियों की फोर्ब्स सूची है, ये पूरी दुनिया के लिए है, वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट है। इसमें जो बात बताई गई कि जो एलन मस्क हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सेकंड नंबर पे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली। तो बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली तीसरे नंबर पे आते हैं। और इंडिया की बात करेंगे तो इसमें भारत में तो मुकेश अंबानी हो ही जाएंगे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। तो इसमें भी देखिए एलन मस्क फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस और थर्ड नंबर पे बर्नार्ड अर्नाल्ड। तो यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं है, ये तो अच्छा हुआ। और इंडिया की बात आएगी जब भी, तो इंडिया में तो फिर मुकेश अंबानी है। लेकिन अगर मुकेश अंबानी को पूरे विश्व के जो बिलियनियर हैं उनकी लिस्ट में रखा जाए तो ये 9th पोजीशन पे आते हैं, 9वें नंबर पे आते हैं और टॉप 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र इंडियन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हुरून वैश्विक गैजल सूचकांक। ये हुरून का है, गैजल सूचकांक है। गैजल क्या होता है? गैजल ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें यूनिकॉर्न बनने की क्षमता होती है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि जिनकी जो कैपिटल होती है वो $1 बिलियन से ज़्यादा की हो जाती है, ठीक है, $1 बिलियन। तो हालांकि अभी क्या होता है कि इनकी जो वैल्यू है वो $500 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन क्षमता है इनमें $1 बिलियन से ज़्यादा बनने की, और अभी इनको एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया गया है। ये कहलाते हैं गैजल। तो सबसे ज़्यादा गैजल कहाँ पर हैं? अमेरिका में सबसे ज़्यादा गैजल हैं और भारत जो आता है वो थर्ड नंबर पे आता है। गैजल के संबंध में अगर आप देखेंगे, इंडिया की बात करें स्पेशली, तो भारत में 29 गैजल के साथ इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। और इसमें देखिए भारत का जो बेंगलुरु है वहाँ पर 14 गैजल हैं और मुंबई में 6 हैं, और बस, ठीक है। तो बेंगलुरु शहर आप जानते ही हैं, यहाँ पर इंफ्रा वगैरह काफ़ी अच्छा है और जो IT सेक्टर है वो तेज़ी से बूम कर रहा है। तो इसी वजह से आप जो भी देखेंगे यूनिकॉर्न है वो सब IT बेस्ड है, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि जोमेटो है, आप देखेंगे इसी से कॉपी मिलता जुलता जेप्टो आ गया। जिप्टो पे भी आप डिलीवरी मतलब खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, 10 मिनट के फास्ट डिलीवरी देते हैं। तो यही सब तो आगे चल करके क्या बनते हैं? यूनिकॉर्न बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट। अभी मैंने बताया था कि एक फोर्ब्स है और एक है हुरून। ये अक्टूबर 2021 की है। इसमें मुकेश अंबानी टॉप पर हो जाएंगे, अडानी सेकंड नंबर पे हो जाएंगे। तो इंडिया में रिच लिस्ट की बात आएगी तो बस ऐसे ही करना है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021, इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया की जो 500 बड़ी कंपनियां हैं वो कौन सी हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिटेल कंपनी है अमेरिका की वॉलमार्ट। यही वॉलमार्ट कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को क्या किया? एक्वायर किया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया की 7 कंपनियां टॉप 500 में शामिल हैं। 7वें में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप पर है, 155वीं रैंक है। SBI सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि दुनिया में जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों की मदद करते हैं जब पेंडेमिक वगैरह आता है, ठीक है। तो इसमें जो इंडोनेशिया के लोग हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इंडोनेशिया इसमें क्या है? शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इसमें 14वें नंबर पर है। टॉप 20 देशों में 14th पोजीशन पर इंडिया आता है, ठीक है।
वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक, मतलब ये जो इंडेक्स है बताता है कि किस देश में क्रिप्टो को कितनी आसानी से स्वीकार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो देखेंगे वियतनाम जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया जो आता है वो सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया सेकंड नंबर पे और वियतनाम फर्स्ट नंबर पे। आप देखते होंगे कि जो हमारे बहुत से लोग हैं वो क्रिप्टो के बारे में बात भी करते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि सरकार ने भी 30% उस पर टैक्स लगाया है क्रिप्टो पे। हमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी देखा था इसके बारे में। तो अब क्या होगा, लोगों को लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में सरकार इसको क्या कर दे, लीगल टेंडर अनाउंस कर सकती है। अभी सरकार ने कुछ क्लियर नहीं किया कि लीगल है इलीगल है, बस टैक्स सरकार ने अनाउंस कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।